प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। चलिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। आइए आप सभी लोग फिजिक्स की क्लास देखना ना भूले। ये महत्वपूर्ण धमाका चैप्टर आ रहा है ऊर्जा का स्रोत, जिसमें से आपको 10 से 15 नंबर परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए आइए जुड़ जाइए आप सभी लोग जल्द से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाक से। चलिए आइए अब पहला टॉपिक देख लेते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा एक विन लूप है। ऊर्जा क्या है? एक विन लूप है तथा ऊर्जा के एक लूप को दूसरे लूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ होता है क्या, जब ऊर्जा के विन लूप है, ऊर्जा के क्या है, विन लूप है तथा ऊर्जा के एक लूप को दूसरे लूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक लूप के दूसरा लूप में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरा टॉपिक से पॉइंट नोट कीजिए आप सभी लोग। आइए, ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करती है। आइए चलिए हम समझते हैं। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि, मतलब ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक, मतलब इसका सुविधाजनक रूप से ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइए, ऊर्जा की आवश्यकता मतलब खाना बनाने के लिए हम ऊर्जा की आवश्यकता लेते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लेते हैं। यातायात के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लेते हैं। ठीक है, मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता लेते हैं। उद्योग एवं कृषि कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता लेते हैं। तो ऊर्जा की इतनी स्रोत है, खाना बनाने में ऊर्जा चाहिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए, यातायात के लिए भी ऊर्जा चाहिए, मशीन को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, उद्योग एवं कृषि को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का चारों तरफ से भंडार है। अब आइए चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। मतलब ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण क्या हैं इसके बारे में आइए हम समझते हैं विस्तार पूर्वक। आइए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काल करे। मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक से अधिक काल करता है, उसको उच्च क्लोरोफिल कैलोरीफिक माप कहते हैं। देखिए इसमें कह रहा है प्रति एकांक द्रव्यमान, एक प्रति एकांक द्रव्यमान है जो अधिक काल करता है उच्च कैलोरीफिक माप में। ठीक है, और रास्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो और प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को दूषित ना करे। ठीक है, आइए इसमें क्या कह रहा है, सरलता में सुलभ हो, भंडार तथा परिवहन
में आसान हो, ठीक है, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को दूषित ना करे। इसमें कह रहा है पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, ईंधन के बारे में जानते हैं। आइए ईंधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए ईंधन क्या है। आइए, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है इसे ईंधन कहलाता है। मतलब वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, मतलब कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा, उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। आइए चलिए आप सभी लोग जुड़िए। अब है अच्छी ईंधन का गुण, मतलब अच्छा ईंधन कौन सा है, उसका गुण क्या है, चलिए हम जानते हैं। आइए आप सभी लोग फटाक से जुड़ जाइए। उच्च कैलोरीफिक माप, सेकेंड है अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न ना करे, ठीक है। थर्ड में है माध्यम ज्वाला ताप होना चाहिए, मतलब माध्यम ज्वाला ताप होना चाहिए, और अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करना है, और उच्च कैलोरीफिक माप करना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट है 4 नंबर है सरलता एवं आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, भंडार एवं परिवहन में आसानी हो। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। चलिए पारंपरिक ऊर्जा एवं गैस पारंपरिक ऊर्जा, वैकल्पिक गैस प्रारंभिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, आइए इसमें क्या है जीवाश्म। आइए तो 1 मिनट, चलिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायो मास और पवन ऊर्जा, और वैकल्पिक गैस प्रारंभिक स्रोत क्या है। तो चलिए सौर ऊर्जा, सौर कुकर, सौर पैनल, ठीक है, जो सूरज से है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक ने दिया है, ठीक है, और समुद्र में होता है ज्वारीय तरंग, महासागरी, ठीक है, और उसके बाद भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। चलिए इतना आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगले क्लास में हम लोग पूरा रिकैप करवा देंगे। आइए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है, चलिए जानते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो चलिए ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किया जाता है उसे
प्रारंभिक स्रोत कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, बायोमास। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत जो जन संसाधन द्वारा वर्षों से प्रयोग किया जाता है। मतलब जन संसाधन वर्षों से हम इसको प्रयोग करते हैं। ऊर्जा प्रारंभिक स्रोत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण में जीवाश्म ईंधन और बायोमास का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आइए अब उसके बाद है जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, आइए तो जीवाश्म ईंधन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन एक प्राप्त ईंधन है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस उदाहरण में हम इसको क्या कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लाखों वर्ष उत्पन्न सीमित भंडार अनवीकरणीय स्रोत। मतलब लाखों वर्ष में उत्पन्न सीमित भंडारण अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतवर्ष के विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। मतलब भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है। भारत वर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्ष तक बने रहेंगे। चलिए इसके बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बताते हैं। चलिए अब आया आपके पास कौन सा, चलिए 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 जल्दी से जुड़ जाइए। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण या हानियां। चलिए तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानि के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। चलिए आइए, क्या है इसके बारे में, क्या हानिकारक है, चलिए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनता है, जो कि जल एवं मृदा से संसाधन को प्रभावित करता है। चलिए इसके बारे में समझे। जीवाश्म ईंधन को जलाने पे मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, मतलब सल्फर का जो ऑक्साइड है, वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा कारण बनते हैं। मतलब जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर और ऑक्साइड वायु तथा अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा से संसाधनों को प्रभावित करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, उस उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। मतलब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है, जिससे धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। ठीक है, मतलब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को प्रभाव को उत्पन्न करता है, जिससे कि धरती पर अधिकतम गर्मी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं
जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का उपाय। देखिए, हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं उत्पन्न प्रदूषण को कम, मतलब उससे उत्पन्न प्रदूषण को कम कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। आइए, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके और विविध तकनीकों को प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस के वातावरण में पलायन को कम करते हैं। मतलब विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके दहन को फलस्वरूप उत्पन्न गैस में वातावरण में फैलाने को कम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए, जीवाश्म ईंधन को जलाने पे तापीय ऊर्जा घर में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। मतलब जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? जीवाश्म ईंधन को जलाकर, मतलब हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इससे विद्युत को उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयला तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तापीय विद्युत संयंत्र कोयला तथा तेल के क्षेत्रों में निकट स्थापित किया जाता है, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कोयला तथा पेट्रोलियम की उपेक्षा विद्युत संचालन अधिक दक्ष होता है। मतलब कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा में विद्युत संचालन अधिक दक्ष होता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? कोयला तथा पेट्रोलियम के अपेक्षा में विद्युत संचालन अधिक दक्ष होता है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र क्या है? इसका यही टॉपिक्स है, जल विद्युत संयंत्र, और नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जानते हैं। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। मतलब जल विद्युत संयंत्र जो है गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। मतलब जो जल विद्युत संयंत्र है, गिरता है जल को, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। चलिए नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है। मतलब जब बांध से संबंध है, जल विद्युत संयंत्र जो है बांध से संबंध है, क्योंकि जल प्राप्त करने की संख्या बहुत कम है। मतलब विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है क्योंकि जल प्राप्तों के संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र से की जाती है। मतलब बड़ा डैम बनाया जाता है,
बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाया जाता है जिसमें आपको पानी को स्टोर किया जाता है और उससे हम लोग को क्या कहा जाता है, विद्युत बनाया जाता है। ठीक है, उससे विद्युत बनाया जाता है। इससे लाभ क्या है, चलिए हम जानते हैं। पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। और जल विद्युत ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तीसरा है बांधों के निर्माण के बांध रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ है। मतलब बांधों के निर्माण से बांधों को रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ है इससे। चलिए इससे हानि क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हानि इससे क्या है, चलिए जानते हैं हानि इससे क्या है हमें। आइए, बांधों का निर्माण, बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने से नष्ट हो जाते हैं। मतलब बांध के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पारस्परिक तंत्र तथा नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति एवं जल डूबने से अवायवीय परिस्थितियों से सड़क से मीथेन गैस उत्पन्न होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और उसके बाद है आपका, चलिए विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास में समस्या। मतलब विस्थापित लोग के संतोषजनक पुनर्वास के समस्या होती है। और ये क्या है आप सभी का, चलिए हम बताते हैं। आइए थोड़ा जूम जाम करके बताते हैं। आइए, ये क्या है आप सभी का, ये जो है आपको पवन, चलिए इससे अभी आपको नहीं बुझाएगा, पीला ले लेते हैं। ये क्या है, पवन लाइन है। ये क्या है, पवन लाइन है। ठीक है, और ये है नदी को, ये क्या है, नदी को। ठीक है, और ये क्या है, जनित्र है। क्या है, जनित्र है। ये क्या है, बांध है। ये है बांध। ठीक है, ये जनित्र है। और ये क्या है, जलकपात है। चलिए पहले साथियों, यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।